हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने वाले सीए फाउंडेशन के एग्जाम के 2 मंथ पहले मैं कैसे स्टडी कर रहा था, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था, मैंने क्या क्या मिस्टेक किए थे, क्या क्या मिस्टेक आपको अवॉइड करना चाहिए एंड बहुत कुछ। आई नो आपका टाइम इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइमलाइन लगा दिया हूँ, बट वीडियो को अंत तक देखना सो दैट आपको हर एक चीज की डिटेल में क्लैरिटी मिल सके। सबसे पहले एक बुक और पेन लो और एक शांत जगह बैठ जाओ, बिकॉज मैं कई सारी चीजें बताने वाला जो कि मे भी आप भूल सकते हो, तो इससे बेटर है कि आप साथ में नोट डाउन भी करते जाना। सबसे पहले बात करेंगे टाइम टेबल की, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस समय आपको अपना रूटीन चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप नाइट में स्टडी करते आ रहे हो तो नाइट में स्टडी करोगे, डे में स्टडी करते आ रहे हो तो डे में स्टडी करोगे। एंड सेकंड चीज आपको आइडेंटिफाई करना है आपका सबसे प्रोडक्टिव आवर, मीन्स कौन से टाइम पे आप सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हो, कौन से टाइम पे आप इफेक्टिवली स्टडी कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में प्रोडक्टिव आवर है एंड लॉ मैथ्स मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता था, तो इसे मैं मॉर्निंग में ही करता था। एंड एग्जाम के 2 मंथ पहले मैं 3 आवर्स लॉ को देता था, 3 आवर्स मैथ्स को देता था, 2 आवर्स अकाउंट्स को एंड 2 आवर्स इकोनॉमिक्स को। कैसे क्या स्टडी करता था वो मैं आगे बताऊंगा। एंड जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहा था वैसे वैसे मैं अपनी स्टडी आवर को इंक्रीज करते जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के 1 मंथ पहले मैं लॉ को 4 आवर देने लगा, मैथ्स को 4 आवर देने लगा, अकाउंट्स को 3 आवर्स एंड इकोनॉमिक्स को 3 आवर्स। एंड ये 3 आवर्स का मतलब ये नहीं कि आप बस बुक खोल के बैठ गए हो, अच्छे से इफेक्टिवली स्टडी होना चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे ये कॉन्सेप्ट करने का, इसका रिवीजन करने का, इसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस करना है, वो आपका 3 आवर्स में होना ही चाहिए। ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू दिया कि मैं कैसे अपने डे को प्लान करता था। आप इससे आइडिया लेके अपने अकॉर्डिंग अपना रूटीन सेट कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं हर सब्जेक्ट को लेकर मेरा अप्रोच कैसा था, मैं कैसे स्टडी कर रहा था। बट उससे पहले मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो ट्राई करो कि अप्रैल एंड तक हो जाए, ताकि आपके पास मिनिमम 2 मंथ रहे रिवीजन करने के लिए एंड प्रैक्टिस करने के लिए। एंड अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट किए हो, अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, तो आपको भूल के भी 100% सिलेबस कवर करने के पीछे नहीं लगना है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना है और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अपना 100% देके करना है। आप कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से, वो मैं आगे बताऊंगा। सो बात करते हैं अकाउंट्स की। देखो अकाउंट्स में आपको हर एक चैप्टर करना है, लेकिन ये कुछ चैप्टर है जो आपको हर हालात में कैसे भी करना ही है। फाइनल अकाउंट, एनपीओ, कंपनी अकाउंट, बीआरएस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये न्यू चैप्टर से तो आने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। एंड लास्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया हो तो ये चैप्टर्स भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लोगे अकाउंट्स में। सो मैंने बोला था कि मैं अकाउंट्स को 2 आवर्स देता था, तो उस 2 आवर्स में मैं सिर्फ अकाउंट्स की प्रैक्टिस करता था। मैं अकाउंट्स का कुछ अलग से रिवीजन नहीं करता था, बिकॉज आई बिलीव कि अकाउंट्स एक टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको बुक खोल के रिवीजन नहीं करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन होते जाते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है, तो जब आप रेगुलर लेक्चर लिए थे तो उस समय जो भी नोट्स बनाए थे आप उससे रिवीजन कर सकते हो। एंड अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट किए हो तो आपको मिनिमम 3 आवर्स अकाउंट्स को देना पड़ेगा, 2 आवर्स लेक्चर्स को देखने में एंड 1 आवर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में। बट मेक श्योर कि आपको वन शॉट लेक्चर देखना है, रेगुलर लेक्चर नहीं। रेगुलर लेक्चर देखोगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा एंड अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। एंड आपको मॉड्यूल का हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 से 3 बार तो कैसे भी सॉल्व करना है। उसके बाद आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू करना है। एंड कई लोग पूछते हैं कि आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू कितने अटेम्प्ट का करना चाहिए। देखो मिनिमम आपको 2 से 3 अटेम्प्ट का तो करना है, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा कर सकते हो तो बहुत बहुत बेटर है। एंड जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेगा या फिर जो भी एडजस्टमेंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है या थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसे आप अलग से एक पेपर में नोट डाउन कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आरटीपी में 21 क्वेश्चन नंबर 2A, एमटीपी December 23 क्वेश्चन नंबर 4C एडजस्टमेंट पॉइंट 2, चैप्टर 3 इलस्ट्रेशन नंबर 4, चैप्टर 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 एडजस्टमेंट 4 पॉइंट। बिलीव मी ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आप वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिसमें आपको डिफिकल्टीज आई थी, जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। एंड जब आप आरटीपी एमटीपी सॉल्व करोगे ना तो आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि रिपीटेड होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपने 1-2 बार उसे सॉल्व कर लिया एंड आपके लिए इजी क्वेश्चन हो गया है वो, तो उसे वापस सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ऊपर से एक बार गो थ्रू कर लेना। एंड बात करेंगे अकाउंट्स की थ्योरी की, तो वो भी मैं कोई अलग से नहीं किया था, बिकॉज अगर आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो आपका थ्योरी भी इजीली हो जाता है। एंड चैप्टर 1 में जो थ्योरी है ना उसे मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले किया था। हार्दिक सर ने 2 दिन पहले चैप्टर 1 के सारे थ्योरी एक्सप्लेन कर दिए थे, तो वो वीडियो को देख के मैंने एक बार पूरा गो थ्रू कर लिया था। एंड अब बात करते हैं लॉ की। सो एग्जाम के 2 मंथ पहले मैं लॉ को 3 आवर्स दे रहा था, 2 आवर्स लर्निंग के लिए, चीजों को रिवीजन करने के लिए एंड लर्न करने के लिए, 1 आवर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को। एंड एग्जाम के 1 मंथ पहले मैंने लॉ को 4 आवर देना स्टार्ट कर दिया, 2 आवर्स लर्निंग के लिए, रिवीजन करने के लिए एंड 2 आवर्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को। बिकॉज लॉ मेरा वीक था इसलिए मुझे लॉ को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता था। एंड रिवीजन या तो मैं अपने नोट से करता था या मैंने मॉड्यूल में जो हाईलाइट्स किए थे उससे करता था। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक परचेस नहीं किए थे, मैंने 2-3 चैप्टर के नोट्स बनाए थे एंड बाकी जो मैंने मॉड्यूल में हाईलाइट किया था वो मैं रिवीजन कर रहा था। बिकॉज मुझे नोट्स बनाने में बहुत कंटाला आता है, इसलिए मैंने 2-3 चैप्टर के बनाए एंड बाकी का मैंने मॉड्यूल से ही कर लिया। एंड कई लोग पूछते कि हमें एकदम लॉ का लैंग्वेज लर्न करना है, एब्सोल्युटली नो। मैंने सारे डेफिनेशन एंड जो इजी प्रोविजन थे उसे मैंने लर्न कर लिया था एंड जो बाकी थे उसमें अपने ओन वर्ड्स में लिखता था, लेकिन कीवर्ड्स को नजर में रखते हुए। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है। सो कीवर्ड्स बेसिकली टेक्निकल टर्म्स होता है। फॉर एग्जांपल कैंसलेशन को रिसेशन, डिजायर को कॉन्सेंट, चीट को रिसीव, स्टॉप को प्रिवेंट, केविड एंटर एंड जो भी टेक्निकल टर्म्स जो आप प्रोविजन पढ़ते समय देखते हो,
वही कीवर्ड्स होता है। एंड अगर आपको कीवर्ड्स को लर्न करने में या फिर याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप एक और चीज़ कर सकते हो जो कि अभी मैंने इंटर में सीखा है। आप लॉ के जितने भी कीवर्ड्स है ना, जो भी कीवर्ड्स आपको दिखता है, आप उसके ना सेपरेट नोट्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैंसिलेशन को कैंसिलेशन नहीं रिसेशन बोलना है, डिजायर को डिजायर नहीं कॉन्सेंट बोलना है, चीट को चीट नहीं रिज्यू बोलना है, स्टॉप को स्टॉप नहीं प्रिवेंट बोलना है। आप ऐसे कुछ सेपरेट नोट्स बना सकते हो एंड उसे बाद में रिवाइज कर सकते हो। एंड लॉ को जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो। बिकॉज की लॉ एक ऐसे सब्जेक्ट है ना जिसे अगर प्रॉपरली रिवीजन नहीं करते ना तो कुछ दिनों बाद उसे भूल जाते हैं। इसलिए जितना हो सकता है उतना क्यूमुलेटिव रिवीजन करो एंड अपने आपको ना झूठा दिलासा मत दो कि आपको सब कुछ आता है, आपने रिवीजन कर लिए, आपको सब आ रहा है। ऐसा नहीं, आपने रिवीजन किए, एक पेपर पे बिना देखे उसे लिख के दिखाओ कि आप उसे बिना देखे उसे लिख पा रहे हो क्या। अगर लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हो तो फिर से उसे रिवीजन करो। जब मैं स्टार्टिंग में रिवीजन कर रहा था लॉ का तो मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ आ रहा है, मैं सब कुछ समझ तो पा रहा हूँ, सब कुछ मेरे माइंड में याद तो है। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में पेपर में लिखना स्टार्ट किया, जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था तो मुझे समझता ही नहीं था कि यार क्या लिखना है। मैं उस समय पूरा ब्लैंक हो जाता था कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। इसलिए जब भी आप रिवीजन करते हो तो उसके साथ साथ ना साइड बाय साइड ना आप ना बिना देखे लिखा भी करो। जो भी प्रोविजन लर्न कर रहे हो, जो भी चीजें आप लर्न कर रहे हो, उसे साइड बाय साइड ना बिना देखे लिख के देखो कि आप उसे बिना देखे लिख पा रहे हो क्या। अगर लिख पा रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हो तो फिर से उसका रिवीजन करो। एंड अलॉन्ग विद रिवीजन आपको डेली 2-3 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। अगर आपने अभी तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की हो तो कोई बात नहीं, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो ना, डेली 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो भी अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम तक। एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते समय कई लोगों का ये कंसर्न आता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो इजीली कर लेते हैं लेकिन जब केस बेस्ड क्वेश्चन करते तो वो नहीं हो पाता है। देखो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी बहुत ईजी होता है, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह ही होता है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी नहीं है तो आपको हार्ड लगेगा ही। इसलिए बोल रहा हूँ, अगेन वापस से बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए। एंड जिसको नहीं पता केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, तो ये उसका फॉर्मेट है। सबसे पहले प्रोविजन आता है। प्रोविजन में बेसिकली ये होता है कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा तो आपको क्या लगता है कि इस केस में कौन सा प्रोविजन आएगा, वो प्रोविजन होता है। प्रोविजन के बाद फैक्ट ऑफ द केस आता है। फैक्ट ऑफ द केस में बेसिकली आपका जो भी क्वेश्चन है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। लाइक क्वेश्चन में जो भी कांड हुआ है, जो भी सीन हुआ है, उस सीन को समरी के फॉर्म में लिखना होता है कि हाँ ये सीन हुआ है। एंड लास्ट कंक्लूजन कि प्रोविजन एंड फैक्ट ऑफ द केस को देख के आप क्या कंक्लूड करते हो। अगर फिर भी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने में ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है तो आप किसी टीचर का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन दे सकते हो। एंड लॉ के मॉड्यूल के जितने भी एग्जांपल्स है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसे भी बहुत अच्छे से किया करो। बिकॉज कई बार क्या होता है कि ना आईसीए ना उसमें से क्वेश्चन दे देता है, बस नाम चेंज कर देता है। एंड एक और बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन लोग पूछते हैं, क्या लॉ के सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है? एब्सोल्युटली नो। अगर आप लॉ के सेक्शन नंबर याद नहीं करते हो फिर भी आपको मार्क्स मिलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको सेक्शन नंबर याद करना चाहिए अगर आपको एग्जामिनर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बिल्ड करना है। तो आप जितने भी टॉपर्स का सर्टिफाइड आंसर शीट चेक कर लो, उनके में आपको एक चीज बहुत कॉमन दिखेगा एंड वो है हर एक आंसर में सेक्शन नंबर। एंड जहाँ पे केस लो रेफर कर सकते हैं वहाँ पे केस लो। बिलीव मी ये चीज ना बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप उनके आंसर देखना, उनके आंसर ना एकदम प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं होते, एकदम लेमन लैंग्वेज में ही होते, लेकिन उनके हर एक आंसर में ना सेक्शन नंबर होता है और जहाँ पे केस लो रेफर कर सकते वहाँ पे केस लो रेफर कर रहे हैं। एंड ये चीज ना मैं फाउंडेशन में ही अपने दिमाग में डाल दिया था कि जितना हो सकता है उतना मैं सेक्शन नंबर याद करूंगा। एंड अगर मैं उस क्वेश्चन को देख के फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि ये क्वेश्चन पे ये सेक्शन नंबर आएगा तो मैं पक्का लिख कर आऊंगा। एंड इसी की वजह से मुझे लॉ में 60 में से 50 मार्क्स मिला था। मैंने हर एक आंसर में सेक्शन नंबर लिखा था एंड जहाँ पे केस लो रेफर हो सकता है वहाँ पे मैंने केस लो को रेफर किया था। बट अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन में ये सेक्शन नंबर आएगा तो ही लिखना, अदरवाइज आप रॉन्ग लिखते हो तो आपके कुछ मार्क्स कर सकते हैं। और मैं सेक्शन नंबर को याद करने में जरा भी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करता था। मैं बेसिकली ना लॉ को कई बार मैंने रिवाइज मैं बहुत बार लॉ को रिवाइज करता था। एंड जितना बार मैं ना प्रोविजन को एंड अदर चीज को रिवाइज कर रहा हूँ उसके साथ साथ ना मैं सेक्शन नंबर को भी रिवाइज करता था। तो जितना बार मैं रिविजन करता था उतना बार मैं सेक्शन नंबर को भी ना गो थ्रू कर लेता था। एंड ये मैंने हर एक चैप्टर का ना चार्ट्स बनाया था। इसमें बेसिकली क्या है कि ना टाइटल है, सब टाइटल है एंड उसका सेक्शन नंबर है और अगर केस लो है तो उसमें केस लो। मैं इसको क्या करता था, मैं रात को सोने से पहले ना 10 to 15 मिनट्स और 20 मिनट्स पहले मैं सारे को ना गो थ्रू कर लेता था। एक बार फटाफट मैं गो थ्रू कर लेता था। इससे मेरा क्लास शॉर्ट रिवीजन होता था एंड प्लस सेक्शन नंबर भी एक बार अलग से रिवीजन हो जाता था। एंड रियली ये चीज़ ना मुझे बहुत हेल्प की है सेक्शन नंबर को याद करने में एंड वो टाइटल सब टाइटल को याद करने में। बिकॉज क्या अदर चीज़ तो अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो लेकिन टाइटल और सब टाइटल जैसा बुक में दिया है वैसे लिखते हो ना तो और बेटर रहता है। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं जो लॉ के मॉड्यूल में केस लॉ दिया है उससे लर्न करना इंपॉर्टेंस है। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप उस केस लॉ को याद करो, बस आपको पता होना चाहिए कि उस केस में क्या हुआ था ताकि उसके रिलेटिव कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस केस लॉ को रेफर कर सको। एंड अब बात करते हैं मैथ्स की। वैसे मैं हूँ मैथ्स वाला स्टूडेंट बट स्टिल मेरी मैथ्स से बहुत फटती है, इसलिए मैं डेली मैथ्स को 3 आवर्स देता था। एंड 3 आवर्स में मैं कुछ टाइम रिवीजन को भी देता था, मैं फॉर्मुलाज को रिवाइज करता था। बिकॉज मैथ्स में कई सारे फॉर्मुलाज है एंड उसे टाइम टू टाइम में रिवीजन ना करो ना तो आप कई बार फॉर्मुलाज को भूल जाते हो। एंड जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा
लेकिन वो फॉर्मूला याद ही नहीं आता है। इसलिए मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है कि एक सेपरेट नोट पर सारे चैप्टर का फॉर्मूलाज मिल जाते, तो बहुत ईजी होता है सबको रिवाइज करने में। मैंने कोई इसके लिए सेपरेट नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज की प्रणव पोपट सर ने एक पीडीएफ प्रोवाइड किए थे सारे स्टूडेंट्स को, जिसमें सारे चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज थे, तो उसी से मैं रिवाइज कर लेता था। एंड कई लोग पूछते कि क्या एडिशनल क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर का करना इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड कई लोग ये भी पूछते हैं स्टैट्स का सेट सी का क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन अगर आप करते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सेट सी में जो भी क्वेश्चन है वो सारे फुल फ्लेज क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आप सॉल्व करते हो ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। एंड मैं डेली 30 to 50 क्वेश्चन मैथ्स की प्रैक्टिस करता था। अगेन बोल रहा हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस लगता है, फिर जो भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टीज आती है, आप उस क्वेश्चन को टिक मार्क कर लोगे, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप सारे क्वेश्चन नहीं सिर्फ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकोगे। और पेपर नंबर 3 के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपको 2 से 3 बार तो कैसे भी प्रैक्टिस करना है। एंड मैथ्स में सिर्फ एमटीपी क्वेश्चन सॉल्व करना इनफ नहीं होता है, बिकॉज उसमें इजी क्वेश्चन होते हैं, बट एक्चुअल में एग्जाम में उतने इजी क्वेश्चन नहीं आते। इसके लिए मैंने आकाश अग्रवाल सर का 25 डेज का एक सीरीज था क्वेश्चन का, उसे मैंने सॉल्व किया था। एंड उसी कारण मुझे मैथ्स में 18+ आया था, बिकॉज कि ना उस सीरीज में 25 डेज सीरीज में जो भी क्वेश्चन है ना सारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। जब आप उसे प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। एंड मेक श्योर कि आप धीरे धीरे अपना स्पीड भी इंक्रीज करते जाना। आप एक ही स्पीड में ना सेटिस्फाइड मत हो जाना कि हाँ मैं 1 आवर में 30-40 क्वेश्चन कर ले रहा हूँ। आप हमेशा ट्राई करना कि मुझे अपना स्पीड इंक्रीज करना है, भले ही वो अकाउंट्स रहे, लॉ रहे, मैथ्स रहे और इकोनॉमिक्स रहे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखो इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप बहुत अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, लेकिन तभी जब आपको सारे कॉन्सेप्ट का डिटेल में क्लैरिटी हो। एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी इजी होता है, बस प्रॉब्लम ये है कि ना ऐसे ना घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है, और जब स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रहता है तो वो कुछ भी टिक कर देता है। मैंने इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेने के बाद हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चैप्टर्स को लाइन टू लाइन 2 बार रीड किया था, बिकॉज इकोनॉमिक्स में कोई भी चैप्टर में से किधर से भी ना एमसीक्यू बन के आ सकता है, इसीलिए एटलीस्ट एक बार तो लाइन टू लाइन रीड कर लेना। एंड जब लाइन टू लाइन रीड करोगे ना तो आपको कई सारी चीजें ना इंपॉर्टेंस मिलेंगे, उससे मार्क कर लेना। एंड आपके टीचर्स भी आपको बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उससे मार्क कर लेना, ताकि आप जब उससे रिवाइज करो ना तो आप सारे बुक को रिवाइज करते ना बैठो, जो आप मार्क किए हो ना उसी को रिवाइज करोगे। मैंने किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लिया था, जो भी रहता था मैं अपने मॉड्यूल्स और अपने नोट्स से ही रिवीजन करता था। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि मैं इकोनॉमिक्स को डेली 2 आवर्स देता था, तो 1.5 आवर रिवीजन करने के लिए एंड हाफ एन आवर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में। हाफ एन आवर इसलिए बोल रहा बिकॉज हाफ एन आवर में बिना इकोनॉमिक्स का ना अच्छा खासा एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाता है। डेली 40-50 एमसीक्यू हो जाते थे, एंड मेरा टारगेट रहता था डेली 30 to 50 करना। और इकोनॉमिक्स में मैं एक और चीज़ करता था, जब मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था ना तो कुछ एमसीक्यू ना रॉन्ग हो जाते थे, तो अगर वो एमसीक्यू थ्योरी बेस्ड है तो उसे मैं अलग से एक पेपर में लिख लेता था, सेपरेट पेपर में, ताकि मैं उसे बाद में रिवाइज कर सकूँ। एंड अगर वो प्रैक्टिकल बेस्ड है तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसे मैं फिर से रिवाइज करता था। और अभी मैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि आपको भूल के भी नहीं करना है, जिससे आपको दूर नहीं रहना एकदम से। मिस्टेक नंबर 1, कंपेयरिंग अवरसेल्फ विद अदर्स। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। ये आप कई बार सुने होंगे, तो फिर क्यों दूसरे से खुद को कंपेयर करते हो। मुझे कई लोग मैसेज करके बोलते हैं कि रोशन हमारे फ्रेंड का इतना सिलेबस हो गया, इतना रिवीजन हो गया, अब वो ये कर रहा है वो कर रहा है, एंड हमारा आधा भी नहीं हुआ है अभी तक। भाई वो तुम्हारी गलती है ना, तुम क्यों लेट स्टार्ट किए, उसने पहले स्टार्ट किया था तो उसका हो गया। एंड तुम्हें पता है ना कि तुमने लेट सिलेबस स्टार्ट किए थे, इसीलिए तुम्हारा नहीं हुआ है, तो उसे एक्सेप्ट कर लो एंड खुद का पढ़ाई करो ना। यार हम स्टूडेंट्स ने एक बहुत खराब आदत है कि हम लोग दूसरे के जानने में ना बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई तेरा कितना सिलेबस हुआ, तूने कितना रिवीजन कर लिया, तेरा कितना क्या हुआ। और अगर वो बोल देता है मेरा तो पूरा हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ रहता है, तो उधर ही तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तुम्हें पता है ना कि तुम लेट सिलेबस स्टार्ट किए हो, तो क्यों खुद को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है मैंने लेट सिलेबस स्टार्ट किया है, अभी मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, जितना हो सकता है उतना मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। और दूसरे से मत पूछो कि भाई तेरा कितना सिलेबस हो गया, सिर्फ अपने स्टडी पर फोकस करो। मिस्टेक नंबर 2, वाचिंग थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज वीडियो। अभी के टाइम में आपको कई सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस मिलेंगे, 30 डेज स्ट्रैटेजी, 2 मंथ स्ट्रैटेजी, 1 मंथ स्ट्रैटेजी, 10 डेज स्ट्रैटेजी, 5 डेज स्ट्रैटेजी, 1 वीक स्ट्रैटेजी, 1 डे स्ट्रैटेजी। भाई गलती से भी वो सब वीडियोस को मत देखना, फुल टाइम वेस्ट होएगा। चुपचाप 2-3 स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, उससे आइडिया ले लो और अपने अकॉर्डिंग अपने सर्कमस्टेंस के हिसाब से अपना एक प्लान बना लो और उससे फॉलो करो। आप ना एक्सपेक्ट करते हो कि अरे ये स्ट्रैटेजी वीडियो में कुछ ना कुछ तो बोला है, ये स्ट्रैटेजी वीडियो में कुछ तो बताया होगा कि 10 डेज में इतना कर लेंगे, इतना हो जाएगा, इतना कर लेंगे, इतना पास हो जाएंगे। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं होता है, सब घुमा फिरा के एक ही बात बताया होता है। मिस्टेक नंबर 3, ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन टीचर्स। भाई मुझे समझ नहीं आता है कि ना लोग ना टीचर्स को मैसेज करते हैं, सर आप ये चैप्टर का रिवीजन कब करवाओगे, सर ये चैप्टर का रिवीजन करना है प्लीज रिवीजन करवा दो, सर इसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा दो। भाई टीचर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाना, ना कि हर एक चीज तुम्हारे मुंह में डाल के देना। टीचर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाना, उसके बाद सारा काम आपको ही करना है। आपको ही रिवीजन करना, अपने जो भी नोट्स बनाए थे लेक्चर लेते समय उससे रिवीजन करना है। अगर इनकेस किसी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, फिर किसी चीज में डाउट है, तो उस समय आप टीचर को बोल सकते हो कि हाँ टीचर ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हो। मिस्टेक नंबर 4, वॉचिंग फोन अगेन एंड अगेन। आपके एग्जाम को सिर्फ 2 मंथ बचे,
आपको इस 2 मंथ को ना प्रॉपर्ली अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आप अपने फोन का नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखते हो तो बाई चांस किसी का मैसेज आ गया, किसी ने कुछ रील वगैरह भेज दिया, तो आप वो सब देखने चले जाते हो एंड वो सब देखते देखते आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। एंड इस समय आपका हर एक टाइम ना, हर एक मिनट बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने सारे आपका नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। एक टाइम बना लो कि जब मैं लंच करूंगा या फिर जब मैं फ्री रहूंगा या फिर मेरे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं जाके फोन को देखूंगा, तब मैं जाके जो भी मैसेज वगैरह वो सब देखूंगा, बिकॉज आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इसे अभी से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। Mistake number 5. Joining thousands of Telegram channel. यार कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कई सारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं और जहां से भी स्टडी मटेरियल, जो भी टेस्ट सीरीज, जो भी मतलब जो भी मिल रहा है ना स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग, सबको करने में लग जाते हैं। और जब कुछ क्वेश्चन नहीं होता है तो उनका पूरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाता है। भाई आपको 1000 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके पास स्टडी मटेरियल की कमी है क्या? इससे ना आप सिर्फ अपना प्रेशर बढ़ा रहे हो, अपना लोड बढ़ा रहे हो, बल्कि कोई ये सब जरूरत नहीं। आप चुपचाप अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो एंड आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू करो, उतने ही बहुत इनफ है। अननेसेसरी स्टडी मटेरियल्स को भाव मत दो। Mistake number 6. Listening thousands of people. आपको 1000 लोगों की सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, 1000 लोगों से सजेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इससे सिर्फ आप कंफ्यूज हो गए, बिकॉज सब कोई अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग चीजें बात करता है। तो आप 1000 लोगों की सुनोगे, सबको 1000 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हर एक चीज आपको कंफ्यूज बहुत लगेगा। इसके लिए सिर्फ आप 2 से 3 लोगों की सुनो, अपने टीचर्स की, अपने मेंटोर की एंड अपने सीनियर की, जो आपको लगता है कि ये मुझे गाइड कर सकते हैं। Mistake number 7. Watching revision lecture for revision. आपको क्या लगता है कि जब आप रिवीजन लेक्चर देखते हो तो आपका रिवीजन हो रहा है? अरे आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, वो टीचर का रिवीजन हो रहा है। वो टीचर आपको सारे पॉइंट याद दिला रहे हैं, आप तो सिर्फ सुन रहे हो और आपको लगता है कि आपने रिवीजन कर लिया। फिर कुछ दिनों के बाद आप बोलते हो कि अरे यार अभी तो रिवीजन किया था, भूल गया फिर से। मैं अगेन बोल रहा हूँ, टीचर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाना। बाकी आपका काम है, आपने जो भी लेक्चर लेते समय जो भी नोट्स बनाए थे उससे आप रिवीजन करो ना। देखो जब आप खुद से रिवीजन करोगे ना, खुद के नोट्स से रिवीजन करोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, लेकिन आपका इफेक्टिव रिवीजन होगा। आपको पता होगा कि हाँ ये चीज मुझे आता है, ये चीजें नहीं आ रही, इसका मुझे और रिवीजन करने की जरूरत है। मिस्टेक नंबर 8. नॉट गिविंग मॉक टेस्ट पेपर। ये गलती आप भूल के भी मत करना। आप एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर देना प्रॉपर्ली टाइमर लगा के, बिकॉज जब आप एमटीपी देते हो ना तब आपको एक्चुअली पता चलता है कि हाँ एग्जाम ऐसे प्रेशर रहता है, इतने कम आवर में मुझे इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हो कि हाँ मैं इतने आवर्स में इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ और मुझे अपना स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है या फिर मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो प्लीज 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर तो जरूर देना। अगर उससे ज्यादा दे सकते हो तो बहुत बेटर है। Mistake number 9. Not being consistent with studies. अब ऐसा नहीं चलेगा कभी 4 घंटे पढ़ लिया, कभी 12 घंटे पढ़ लिया, कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एग्जाम को सिर्फ 2 मंथ बचे, आपको डेली कंसिस्टेंट होकर स्टडी करना है। कुछ भी हो जाए आपको कंसिस्टेंट होकर स्टडी करना है। Mistake number 10. Not taking proper sleep. देखो अपने नींद को ना कॉम्प्रोमाइज मत करना। एटलीस्ट 6 आवर का तो स्लीप लेना। आपको जितना पढ़ना है पढ़ो, 15 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे, जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन 6 आवर की स्लीप लेना मत भूलना। बिकॉज जब आप स्लीप नहीं लोगे ना प्रॉपर्ली तो अगले दिन ना बहुत थका थका फील करोगे एंड जब उस थके थके में स्टडी करोगे ना तो आपको तो लगेगा कि स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन उतना इफेक्टिवली स्टडी नहीं होगी एंड आपको चीजें लर्न नहीं होगी। Mistake number 11. Self doubt. और अब जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएगा वैसे वैसे ना आपको खुद के ऊपर ना सेल्फ डाउट आएगा कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरे से हो पाएगा कि नहीं, जो कि ठीक है, जनरल सी बात है। लेकिन इस सेल्फ डाउट को ना अपने ऊपर ना काबू मत होने देना। 1-2 मिनट सोचो फिर साइड में कर दो, तुरंत उसको साइड में कर दो और अपने स्टडी पर लग जाओ। इसके बारे में ज्यादा सोचो ही मत। देखो जो चीज आपके कंट्रोल में है ना उसके बारे में सोचना अच्छा लगता है। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये है कि आप स्टडी कर सकते हो, बाकी पास होना ना पास होना वो तो बात की बात है। आपके कंट्रोल में अभी क्या है, स्टडी करना। तो चुपचाप अच्छे से स्टडी करो एंड ये सब सेल्फ डाउट ना आपके कंट्रोल में नहीं है तो इसके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट मत करो। होकर का एंजाइटी मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा, तो इससे बेटर है कि साइड में कर दो एंड अपना स्टडी करो। एंड भाई बिलीव योर सेल्फ। यार जब तुम 1000 अन्य लोगों पे बिलीव कर सकते हो, 1000 इन्फ्लुएंसर पे बिलीव कर सकते हो, तो खुद पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? तुम इतना मेहनत करो, खुद पे बिलीव तो करो, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो। हाँ मैं अच्छे से मेहनत करो, मैं अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। Mistake number 12. Watching irrelevant content. आपको एक चीज समझना है कि आपके पास लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड फोकस है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, अपने स्टडी में यूटिलाइज करो। बिकॉज आज तक आपने क्या किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये 2 महीनों में ना क्या करोगे ना वो बहुत मैटर करता है। सो प्लीज इररिलेवेंट कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो, इररिलेवेंट डिबेट में घुसना बंद कर दो कि राहुल जीतेगा, मोदी जीतेगा, चेन्नई जीतेगी, मुंबई जीतेगी। ये सब मैटर नहीं करता अभी आपके लिए। अभी आपके लिए सिर्फ आपका स्टडी मैटर करता है और अपने आप को 1 डे बिफोर एग्जाम के दिन क्या क्या करना है उससे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब कई लोग पूछते हैं कि 1 डे बिफोर एग्जाम के दिन क्या करना चाहिए, उसे कैसे प्लान करें, समझ नहीं आता है। सो देखो मैंने आपको बोला था ना, जब आप रिवीजन करोगे सो जो भी कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो एडजस्टमेंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है, या फिर जो आपके टीचर्स बताए कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पेपर में नोट डाउन कर लेना है, ताकि एग्जाम के 1 दिन पहले आपको ढूंढना ना पड़े, आपको प्लानिंग ना करना पड़े। आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट बना है कि हाँ ये चीज में मुझे प्रॉब्लम आती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, तो ये चीज मुझे सबसे पहले करना है। लेकिन आपको एग्जाम के 1 दिन पहले कोई भी रिवीजन लेक्चर, कोई भी मैराथन लेक्चर नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपना सेल्फ स्टडी करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हर एक चीज का डिटेल में क्लैरिटी मिला होगा।
अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैंने तो आपके अदर सीनियर जरूर रिप्लाई कर देंगे। एंड ये कुछ सजेशन एंड मिस्टेक जो कि आपके सीनियर ने आपको प्रोवाइड किए तो आप इसे भी पढ़ लेना। बाकी दबा के स्टडी करो एंड कीप स्माइलिंग, मजाते रहो।